हेलो प्यारे बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड का जो चैप्टर चल रहा है उसका नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम बात करेंगे गोज लॉ की जो एप्लीकेशंस पेंडिंग है उनकी, ठीक है। और गोज लॉ की एक एप्लीकेशन हमने की थी जहां हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, ठीक है, जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात की ड्यू टू स्ट्रेट वायर। आज हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ वेरी थिन प्लेन शीट, अ वेरी थिन प्लेन शीट, ठीक है। एक बहुत ही थिन प्लेन शीट है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे हम, ठीक है। अब थिन प्लेन शीट का मीनिंग क्या है ये सुनिएगा। जैसे आपके कॉपी का पेज है ना, एक सिंगल पेज, ठीक है, वो क्या है, एक बहुत ही पतली सी शीट है, उसे हम कहेंगे एक थिन प्लेन शीट कहेंगे जी, ठीक है। तो वो एक बहुत ही पतली सी शीट है। जैसे देखिएगा ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लेन शीट है जिसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ये जो शीट है इसका जो चार्ज है वो इस फेस पे भी है और दूसरे फेस पे भी है, इसका मतलब इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर भी। हमने माना यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, बिल्कुल ऐसे होगा जी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे होगा, यानी पॉजिटिव है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब कहता है गोज लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू गोज लॉ, क्योंकि हम गोज लॉ की एप्लीकेशंस कर रहे हैं, तो दिस इज दैट इज गोज लॉ E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है, गोज लॉ है। इसका मतलब गोज लॉ अप्लाई करने से पहले हमें एक क्लोज सरफेस लेना पड़ेगा जी। क्या लेना पड़ेगा, क्लोज सरफेस, और उस क्लोज सरफेस को हम कहते हैं गोजियन सरफेस, ठीक है। और उसी सरफेस के अंदर फिर हम चार्ज की वैल्यू लेंगे कि Q इनसाइड क्या होगा, ठीक है। अब कहते हैं प्लेन शीट के केस में जो गोजियन सरफेस है वो कैसा ड्रॉ किया जाए। पहली बात तो गोजियन सरफेस की कंडीशन होती है कि पहला पॉइंट तो ये क्या होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। और दूसरा सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब जिसमें सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो वो क्या कहलाएगा, एक गोजियन सरफेस कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इस शीट के कारण जो गोजियन सरफेस है उसकी शेप कैसी हो सकती है, ठीक है जी। इस शीट के कारण जो गोजियन सरफेस है उसकी जो शेप है वो कैसी होगी, देखिए, ठीक है जी। हमने माना सिग्मा क्या है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब ये देखें, ठीक है ना, ये क्या है, गोजियन सरफेस है, क्या है, सिलेंडर है जी एक, ठीक। देखिए इसको थोड़ा, जैसे ये, ठीक है ना, ये सिलेंडर जो इसके अंदर से पास हो रहा है, ये क्या है, इसका गोजियन सरफेस है। इसका मतलब यहां इस पॉइंट पे अगर मैं फील्ड निकालता हूं, ठीक है, यहां से इस चार्ज के कारण, और इस पे निकालता हूं या यहां कहीं भी सरफेस पे निकालता हूं, तो वो इससे क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सेम आएगी। उसी तरह से इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पे क्या आएगी, सेम आएगी। इसीलिए जो सरफेस है वो कैसी शेप का लिया गया है, सिलेंड्रिकल सरफेस शेप का लिया गया है, ठीक है जी। अब कहता है गोज लॉ अप्लाई करने के बाद, यानी जब हम गोज लॉ अप्लाई करेंगे कैसे, देखिएगा, दैट इज E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अब कहता है ये जो हमारा सिलेंडर है ना, इसमें तीन पोर्शन है जी। एक पोर्शन ये वाला हो जाएगा, यानी ये पोर्शन जो है मैंने मान लिया ये फर्स्ट है। एक पोर्शन माना जी हमने ये हो जाएगा, ये हो गया सेकंड, और एक पोर्शन हमारा ये हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब ये जो तीन पोर्शंस हैं, इन तीनों पोर्शन में हम क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। देखिएगा, उससे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। आर हमने मानी इसकी रेडियस है, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई जी, और ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट रीजन में हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया जी, ठीक है। फर्स्ट रीजन में एक छोटा सा एलिमेंट लिया और वो हो गया एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन में थी, ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह से इस रीजन में भी हमने क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया ds,
और ये उसका एरिया वेक्टर हो गया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई जी। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर वाला पोर्शन, तो यहां पर भी हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उसका एरिया वेक्टर और ये हो गई जी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारा पूरे का पूरा गॉसियन सरफेस है हम इसे 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं और तीनों रीजन्स में हमने क्या किया, ई और डीएस की डायरेक्शंस फाइंड आउट कर ली ताकि हम उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर सके। ओके, ताकि हम उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर सके। देखिएगा, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ई डॉट डी एस अलोंग फर्स्ट रीजन, ठीक है, प्लस ई डॉट डी एस अलोंग सेकेंड रीजन प्लस ई डॉट डी एस अलोंग थर्ड रीजन। ठीक है जी, एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमने देखना है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रीजन में ई और डीएस के बीच में एंगल्स क्या हैं। ठीक है, यहां देखें ई और डीएस दोनों के बीच में एंगल कितना है जी, 0 डिग्री। ठीक है, यहां भी ई और डीएस दोनों के बीच में एंगल कितना है जी, 0 डिग्री। यहां ई और डीएस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास इनके एंगल्स आ जाएंगे और जब हम ये वैल्यूज यहां पुट करेंगे तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा, ई डी एस कॉस 0। ठीक है, सेकेंड रीजन में क्या होगा सॉरी सेकेंड रीजन में क्या होगा, ई डी एस कॉस 90। ठीक है, और थर्ड रीजन में क्या होगा, अगेन ई डी एस कोस 0। ठीक है, ई डी एस कोस 0 होगा जी। ठीक, ई डी एस कोस 0। अब कोस 0 तो क्या हो जाएगा 1 और कोस 90 क्या होगा 0। इसका मतलब सेकंड रीजन से कोई फ्लक्स एसोसिएट नहीं करेगा। सो वी कैन राइट इंटीग्रेशन ई डी एस अलोंग फर्स्ट रीजन प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस अलोंग थर्ड रीजन एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई, तो ये हमारा आ गया जी गोज लॉ। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या है, गॉसियन सरफेस की फील्ड इंटेंसिटी है ना, और गॉसियन सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, तो वो आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, ds अलोंग फर्स्ट। ठीक है, प्लस ई ds अलोंग सेकंड एंड दिस इज q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब कहता है ये जो ds है ना, इस ds का टोटल एरिया क्या होगा। देखिए ds क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट, दिस इज ds। ठीक है, इस पूरे का एरिया हमने मान लिया s है। ठीक है, इस पूरे का एरिया, इस पूरे पोर्शन का, इसका, ठीक है, इसका एरिया हमने माना s और इस वाले का भी क्या होगा s। ठीक है, सो ds का इंटीग्रेशन हम क्या लिख सकते हैं, e इंटू s। ठीक है, प्लस e इंटू s एंड दिस इज इक्वल टू q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इंटू s प्लस इंटू s इक्वल टू q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम लिख सकते हैं 2es इज इक्वल टू q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2es इज इक्वल टू q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, अब देखिएगा, अब हमें इस q इनसाइड की वैल्यू निकालनी है। अब ये q इनसाइड क्या है, ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है ना जी, ये पूरे का पूरा सिलेंडर है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ये जो पोर्शन है हमें अब ये देखना है कि इसके अंदर कितना चार्ज एसोसिएट करेगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो सिलेंडर है हमारा, इसका ये पोर्शन, यही तो पोर्शन है जो शीट के अंदर से पास कर रहा है। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन जो है, ये पोर्शन यही है जो शीट के अंदर से पास करेगा। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ये वही तो है जो यहां है या यहां, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया भी क्या होगा, s होगा। क्या होगा, s होगा। मतलब ये सिलेंडर का गॉसियन सरफेस का वो पोर्शन है जो शीट के अंदर जो चार्ज है उसके थ्रू पास हो रहा है। दिस मीन्स q इनसाइड क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। देखिए सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो चार्ज इज
सिग्मा इंटू एस, ठीक है, चार्ज इज सिग्मा इंटू एस हो जाएगा, ठीक, चार्ज इज सिग्मा इंटू एस। तो यहां पुट करें, सो 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो S से S हो जाएगा जी कैंसल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ वेरी थिन प्लेन शीट, ठीक है। देखें इसे आगे, देखिए आप कहते हैं जी मान लो जो हमारी शीट है ना वो थिन नहीं है, ठीक है थोड़ी सी, यानी इस बार जो शीट है वो कैसी है, ठीक है, ठीक का मतलब समझते हैं ना, यानी इस बार जो फेसेस है ना हमारे शीट के उनके बीच में एक गैप है, ठीक है, जैसे ये हमारा कुछ ऐसे है, ये एक फेस है, ये सेकंड है, और ये इधर गैप है इसके बीच में, मीन्स यहां भी चार्ज है और यहां भी चार्ज है, ठीक है, यहां गैप है, ठीक है। तो यानी दो थिन शीट को मिला के या दो फेसेस को हमने सामने रख के क्या बना दिए, एक थिक शीट बना दी, ठीक है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी जी, मैंने माना इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे ऐसे होगी, ठीक है, इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ऐसे हुई, ठीक है। अब इसके कारण भी तो यहां ऐसे ही होगी ना, आउटवर्ड ही होगी, ठीक, वो अलग बात है, दोनों का हमने चार्ज डेंसिटी एक ही माना है सिग्मा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक फेस की है, प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ये दूसरे फेस की है, क्योंकि ये थिक शीट है, दो फेसेस को मिला के बनाई गई है, ठीक है। तो ये हो गया जी 2 सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, देन इट कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिक शीट। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है ड्यू टू टू पैरेलल थिन शीट्स, ठीक है, दो बहुत ही थिन शीट्स हैं जो अभी हमने फाइंड आउट किया, उनको एक दूसरे के पैरेलल रख दिया, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी आएगी, देखिएगा जी, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट शीट है, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट शीट है, ओके। मैंने माना इसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, ठीक, तो ये हमारी सेकंड शीट है, ठीक है, ये सेकंड शीट है, कुछ ऐसे ऐसे, ठीक, इसकी चार्ज डेंसिटी मैंने माना सिग्मा 2, दोनों के ऊपर ही हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है, दोनों पर ही पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ऊपर वाले और नीचे वाले रीजन में तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, हम ये फाइंड आउट कर चुके। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस शीट के सामने और यहां बैक साइड में, ये जो पोर्शन होगा जी इधर वाला, ठीक है ना, ये पोर्शन इस तरफ जहां ये पॉइंट है, इसे मैंने मान लिया रीजन नंबर 1, इसे मान लिया रीजन नंबर 2 और इसे मान लिया रीजन नंबर 3, ठीक है। तो इन तीनों रीजन्स में हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। देखिएगा इस रीजन में ये पॉजिटिव है, तो इसका फील्ड कहां होगा, बाहर की तरफ, ठीक है, यानी E1 कहां होगा, बाहर होगा, ठीक, E2 सॉरी सेकंड शीट है। तो ये जो फर्स्ट शीट है इसका भी फील्ड इस रीजन में कहां होगा, बाहर की तरफ होगा, यानी E1 भी कहां होगा, बाहर होगा जी, ठीक है। तो E1 कहां होगा, बाहर होगा। अब इस रीजन में इसका जो फील्ड है वो कुछ ऐसे होगा, यानी कि E1, और इसका जो फील्ड है वो कुछ ऐसे होगा, यानी कि E2, ठीक है। इधर आइए, इस रीजन में इसका भी फील्ड बाहर की तरफ और दूसरी का भी बाहर की तरफ, यानी दिस इज E2 एंड दिस इज E1। बस अब हमारे पास अलग अलग रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शंस हैं, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। सिंपल, कहता है E क्या था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है, तो E1 हो गया सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से E2 हो गया
सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब फर्स्ट रीजन में देखते हैं जी पहले, यानी कि रीजन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ गया एंड सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्शन कहां है इसकी, एक्स एक्सिस के अलोंग है। डायरेक्शन कहां है, एक्स एक्सिस में, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इसलिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E वेक्टर इज 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू आई कैप। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट केस, यानी रीजन नंबर 1। अब सेकंड में देखिएगा, सेकंड रीजन देखें। सेकंड रीजन में जाने से पहले हमें मानना होगा कि दोनों में से कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो मैंने माना सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 2 से ज्यादा है। सिग्मा 1 क्या, सिग्मा 2 से ज्यादा है। और सेकंड रीजन में क्या था, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। ऐसे था, ये हमारा E1 था और ऐसे हमारा E2 था। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। ठीक है, यानी कि सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा क्यों आया, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें ना तो ये आ गया माइनस आई कैप में और ये आ गया प्लस आई कैप में। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा जी, हमारा कॉमन आ गया 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू आई कैप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी रीजन नंबर सेकंड। ठीक है, अब चलते हैं रीजन नंबर थर्ड की ओर। ठीक, देखिए तो रीजन नंबर 3 में क्या है, दोनों ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, दोनों ही नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो यहां भी वैसे मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, ऐड होगा ना, मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, दैट इज वेक्टर फॉर्म में सिग्मा 1 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप माइनस सिग्मा 2 बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट और ये भी आई कैप से कॉमन आ जाएगा जी माइनस 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू आई कैप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कई बार क्या करता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 की आपको वैल्यूज दे देगा, कोई बात नहीं है, जो भी वैल्यू होगी, यानी सिग्मा 1 की जो भी वैल्यू है, ठीक है, और सिग्मा 2 की भी जो वैल्यू है वो आप इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखें इसे। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड। ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड। ठीक, क्या है, यानी हमारे पास एक सॉलिड है। ठीक, सॉलिड भी क्या है, स्फीयर है जी। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है, लेकिन है कैसा, कंडक्टिंग है। ठीक है, कंडक्टिंग मतलब कुछ ऐसे, ये हमारे पास एक स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है या होलो है, कोई बात नहीं, है कंडक्टिंग। कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है जी, अगर आप कंडक्टर के अंदर भी चार्ज दोगे ना तो वो चार्ज हमेशा कहां जाता है, उसके सरफेस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर। ठीक है, अगर आप इसके अंदर भी चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर वो चार्ज कहां आ जाएगा, उसके सरफेस पे आ जाएगा जी। ठीक, अब जब चार्ज उसके सरफेस पे आ गया, इसका मतलब अंदर तो किसी तरह का कोई चार्ज होगा ही नहीं कंडक्टिंग के अंदर, जब सॉलिड की बात कर रहे हैं। अगर होलो है तो होलो में तो अंदर कुछ वैसे ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंडक्टर चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, उसके अंदर जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, जीरो होगा। जो नेट चार्ज है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब इसके सरफेस पे हमने ये चार्ज मान लिया। ठीक है, इसके कारण हमने क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। उस केस में सबसे पहला हमने केस माना जब हमारा जो पॉइंट है वो कहां है, शेल के या स्फीयर के बाहर है। ठीक है, यानी कि जो हमारा स्फीयर है उसके बाहर है। हमने माना ओ इसका सेंटर है और कैपिटल आर जो है वो क्या है, इसकी रेडियस है। कैपिटल आर क्या है, इसकी रेडियस। ठीक है, होलो भी हो चाहे सॉलिड हो फिर भी सेम रिजल्ट। ठीक है,
कैपिटल आर इसकी रेडियस है, ठीक है। हमने माना इसके ऊपर जो टोटल चार्ज दिया हुआ वो कितना है, क्यू है, ठीक। पी हमारा पॉइंट है जो कहां पर है, इस स्फीयर के या शेल के बाहर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पी पॉइंट से पास होता हुआ क्या ड्रॉ कर लिया, एक गॉसियन सरफेस। जब हमारा कंडक्टर स्फीयर है तो उसका गॉसियन सरफेस भी कैसा आएगा, स्फीयर ही तो आएगा, तभी तो वो सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल आर, ठीक है। नेक्स्ट अब कहता है इस पी पॉइंट पे हमने क्या लिया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया जी, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, क्योंकि गोज लॉ को अप्लाई करना है तो एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया, ये ds वेक्टर। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो कहां होगा, बाहर की तरफ होगा। बस अब इसे सोल्व करते हैं। सो गोज लॉ क्या कहता है, E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। E और ds यानी कि E ds दोनों के बीच में कितना एंगल है, 0, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। सो क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। सो यहां आ गया E इंटू ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। E हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो दिस इज ds और Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब हमें इस Q इनसाइड की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा चार्ज कहां, सरफेस पे, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q इनसाइड बाय में इसका एरिया जिसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरे का पूरा स्फीयर आ रहा है तो पूरे के पूरे स्फीयर का चार्ज हमने माना Q इनसाइड है, ठीक है। अब पर यूनिट एरिया, स्फीयर का एरिया क्या होगा जी, 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो यहां से Q इनसाइड इज सिग्मा इंटू 4 पाई R का स्क्वायर। Q इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R का स्क्वायर, ओके। नाउ और ये जो ds है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ds क्या है, इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट है। अब ds का जो हमारा इंटीग्रेशन है वो पूरे के पूरे गॉसियन सरफेस का होगा, ठीक है, यानी कि 4 पाई R का स्क्वायर एंड दिस इज सिग्मा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया जी, ओके। एप्सिलॉन नॉट भी है डिवाइड में, ठीक है। सो E इज इक्वल टू सिग्मा R स्क्वायर बाय डिवाइड में हमारा होगा एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ऐसे पॉइंट पे जो पॉइंट कहां पर है, हमारे स्फीयर के बाहर है, ठीक है। कहां है, स्फीयर के बाहर है। एक और पॉइंट इसमें, ये तो हमने सिग्मा की फॉर्म में निकाला है, अगर हम डायरेक्ट निकालें जैसे ये है EDS यहां से निकालें, सिग्मा ना पुट करें, तो ये हमारा क्या आएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R का स्क्वायर। और अगर आप इसे ध्यान से देखें ना तो ये वही रिजल्ट है जो किसका होता है, एक पॉइंट चार्ज का। इसका मतलब अगर हम स्फीयर के बाहर से यानी बहुत दूर से देखें तो वो पूरा स्फीयर भी हमें किसकी तरह दिखाई देगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह ही दिखाई देगा। तभी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो सेम वही आएगी जो किसके कारण आती है, एक पॉइंट चार्ज के कारण आती है, ठीक है। सेकंड केस पे चलते हैं। अब कहता है हमने माना जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो शेल के या स्फीयर के सरफेस पे है, ठीक है, शेल के या स्फीयर के सरफेस पे है। इस केस में फिर हम क्या करेंगे, सेम डायग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा एक छोटा सा एलिमेंट, ओके, ये हो गया इसका एरिया वेक्टर और ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है जिसमें, इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो सरफेस पे है तो इसलिए स्मॉल r और कैपिटल R को क्या रख दोगे, एक दूसरे के इक्वल रख दोगे। इसका मतलब कैपिटल R और स्मॉल r को क्या रख दोगे, एक दूसरे के इक्वल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, सिग्मा R स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा R स्क्वायर बाय में एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को अगर बराबर रखें देन सिग्मा R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इट गोज कैंसल
एंड दिस इज सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, और ये जो वैल्यू है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगा, सरफेस पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, सरफेस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, अगले पार्ट पे चलते हैं। अब कहता है जो पॉइंट है वो कहां है, शेल के अंदर है। जो पॉइंट है वो कहां है, शेल के अंदर है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, वैसे तो हम अच्छे से जानते हैं कि इस बार कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर किसी तरह का कोई चार्ज होता ही नहीं। जब चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये बी पॉइंट देखें, ये देखें, ये जो बी पॉइंट है वो कहां इस बार अंदर है, तो गॉसियन सरफेस भी कहां आएगा, अंदर आएगा। स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, ये आ गया हमारा, और ये आ गया एरिया वेक्टर, और ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, रेडियस आर डैश आर जो भी आपने मानना, कोई ज्यादा झंझट नहीं करना। E डॉट ds इज q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वही सेम सिस्टम, E ds cos 0 q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रहेगा, ds q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन 4 पाई r स्केयर। ठीक है, जो भी रेडियस है, या r डैश का स्केयर, और q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसलिए इसके अंदर किसी तरह का कोई चार्ज होगा ही नहीं, चाहिए सॉलिड हो चाहिए होलो हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंडर अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इज जीरो। ये बात ध्यान रखेंगे कि ये जो कंडीशन है ना, वो कब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे है, या ये कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में है, यानी जब चार्ज रेस्ट पे हो। ठीक है ना, ओके। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और डिस्टेंस का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं। तो देखिएगा, जो ग्राफ है हमारा वो कुछ इस तरह से आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके। एक्स एक्सिस पे हमने माना डिस्टेंस है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या मानी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए। ठीक है, अब जब हम इनके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसे आएगा, कुछ ऐसा आएगा। ठीक, क्यों, इस एक्सिस पे हमारा क्या है, आर है, इस एक्सिस पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब तक हम स्फीयर के अंदर हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जब तक हम स्फीयर के अंदर हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचे, यानी ये जो पॉइंट है ना, वो क्या, R इज इक्वल टू कैपिटल आर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, मैक्सिमम। और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर स्क्वायर के साथ साथ कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कुछ ऐसे। ठीक है जी, तो ये हमारा ग्राफ हो गया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है, अब हम बात करेंगे, स्फीयर है अभी भी, सॉलिड है। ठीक है, होलो क्यों नहीं है, क्योंकि होलो का केस हो चुका है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है ना, उसमें 3 पॉइंट कवर हुए हैं। एक उसमें कवर हुआ है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, एक उसमें कवर हुआ है कंडक्टिंग होलो स्फीयर, एक उसमें कवर हुआ है नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। ठीक है, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, यानी ये अंदर से खाली नहीं है। ये तो हमारा पहले वाला केस था। इस बार जो चार्ज है ना, वो यहां है, अंदर भी है। जो चार्ज है वो कहां है, अंदर, यानी पूरे के पूरे स्फीयर पे है, यानी उसके वॉल्यूम में है। जो चार्ज है वो इस बार कहां है, उसके वॉल्यूम में है। ये सिर्फ सरफेस पे नहीं है, ये तो सिर्फ आपको पिछला केस दिखाने के लिए बात की है मैंने। यहां आप एक तरह से कहो तो पूरे के पूरे स्फीयर पे चार्ज है यहां। ठीक है, ओके। अब इसका सेंटर हमने माना O, ठीक है, और इसकी रेडियस मान ली कैपिटल R। ठीक, रेडियस में क्या मानी, कैपिटल R। होलो नहीं है, ये सॉलिड है। ठीक है, अब चार्ज हमने माना Q, P पॉइंट हमने माना इसके बाहर है। बाकी सेम सिस्टम, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस क्या होगी, स्मॉल r होगी। ठीक है, ये क्या होगा, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट होगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर आ गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, और बस। अब शुरू करते हैं। तो ये केस तो बिल्कुल सेम होगा, ज्यादा सोच विचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल पिछले टॉपिक के जैसा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस बार भी जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर पूरे का पूरा स्फीयर आ रहा है। सो इसे जल्दी से करेंगे, E ds cos 0 इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E आ गया जी हमारा इंटीग्रेशन से बाहर, और अंदर रहेगा ds
इज क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। इस बार हमारे पास रो है, रो मीन्स द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, सॉरी कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब यहां से क्यू इनसाइड हमारा आ जाएगा और ये है E इज इक्वल टू ds, ds मीन्स 4 पाई आर का स्केयर, और क्यू इनसाइड क्या होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहां से 4 पाई से 4 पाई जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ हमारा ऐसा आएगा रो आर क्यूब बाय, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी है ना साथ में, बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्केयर, ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्केयर। ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट आउटसाइड द शेल। ओके, नेक्स्ट। अब मान लिया जी हमने सरफेस की बात कर रहे हैं, कहां की बात करेंगे सरफेस की, ठीक है। तो डायग्राम बिल्कुल सेम, इस बार हमारा पॉइंट कहां होगा सरफेस पे होगा, ये एरिया वेक्टर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो सोल्व करें, सरफेस पे सोल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, आर को क्या रख दो कैपिटल आर के बराबर रख दो, आर को कैपिटल आर के बराबर रख दो। तो रिजल्ट क्या था ई रो आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर का स्केयर, ठीक है, ये रिजल्ट था ना। तो इस केस में आर इज इक्वल टू कैपिटल आर है, सो ई हमारा क्या हो जाएगा रो आर क्यूब बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया रो आर बाय में 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये भी क्या होगा जी मैक्सिमम होगा, ये भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो इस टॉपिक का उस टॉपिक में डिफरेंस होगा, ठीक है। पॉइंट है वो कहां है शेल के अंदर है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये पॉइंट होगा और ये गॉसियन सरफेस हो गया, ठीक है। ये होलो नहीं है, ये डायग्राम पीछे वाला ही उठा लिया था इसलिए, ठीक है। अब ये एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है, ये एरिया वेक्टर है, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब जो फर्क पड़ेगा जी वो देखिएगा ध्यान से, कहता है इस केस में E डॉट ds इज Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगेन E और ds के बीच में एंगल कितना 0, Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, E आ गया जी बाहर, अंदर रहेगा ds, ठीक है, क्लोज है ना, तो इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा 4 पाई आर स्केयर, जो अंदर वाला स्पीयर है ना, ये जो हमारा स्पीयर है ये वाला, ये आर है इसकी रेडियस। क्यू इनसाइड कैसे निकालेंगे पीछे, रो क्या होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इस बार वॉल्यूम है ना हम पूरे स्पीयर का नहीं लेंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस में सिर्फ ये वाला पोर्शन आया है, ठीक है ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन आया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम लेंगे, और इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हम इसे यहां रखें, यानी कि रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आर स्क्वायर से ये क्या हो गया कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो ई बचेगा जी रो आर बाय में एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय में एप्सिलॉन नॉट और साथ में 3, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ गई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। इसका मतलब जब हम अंदर की बात कर रहे हैं ना स्फीयर के, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ेगी। अब अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें, अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें तो ये कैसा होगा देखिएगा, कुछ ऐसे, ये हमारा हो गया डिस्टेंस r और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ठीक है। ये पॉइंट है जब r किसके इक्वल है कैपिटल R के। शुरुआत में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है लीनियरली, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी डिक्रीज होगी, ठीक है जी। यानी ये वाला जो पोर्शन है वो है E प्रोपोर्शनल टू 1/r का स्क्वायर, और ये वाला जो ग्राफ है वो है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो ये थी हमारी गोज लॉ की एप्लीकेशंस, ठीक है। तो गोज लॉ वाला जो पोर्शन हमारा वो आज खत्म होता है।
अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर एनसीईआरटी का, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, तो आपको लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।